हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इसी पेपर के जो शुरुआत की बातें थी, जिसमें हम लोगों ने शुरू में देखा कि ज्ञान और सूचना क्या होता है, ज्ञान और सूचना में क्या डिफरेंस होता है और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये किस प्रकार से किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए कितने उपयोगी होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है कि ज्ञान का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ब्लूम के द्वारा दिया गया वर्गीकरण, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलू शामिल किए जाते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए कि ज्ञान का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है और कौन कौन से वर्गीकरण जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भारतीय दार्शनिकों के द्वारा ज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। तो चलिए देखा जाए। देखिए, आज की क्लास में हम लोगों को कहां से शुरू करना है? ज्ञान का वर्गीकरण दृष्टिकोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ नॉलेज। तो इसको देखिए किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। जो ज्ञान का वर्गीकरण दृष्टिकोण है, इसका उद्देश्य देखिए ज्ञान को क्रमबद्ध और संरचित रूप में व्यवस्थित करना है, ताकि इसे सीखना, सिखाना और मूल्यांकन करना आसान हो सके। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से शिक्षा, मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विज्ञान में उपयोग किया जाता है। इसके देखिए मुख्य उद्देश्यों को इस प्रकार से देखा जा सकता है। जानकारी को विभिन्न स्तरों और श्रेणियों में व्यवस्थित करना, अधिगम के उद्देश्यों को स्पष्ट करना, शिक्षा में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को प्रभावी बनाना। इनमें सबसे जो प्रसिद्ध है वर्गीकरण दृष्टिकोण, वो ब्लूम्स का वर्गीकरण जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको शिक्षा और अधिगम के उद्देश्यों को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है और यह एक महत्वपूर्ण टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी अभी शिक्षा के क्षेत्र में माना गया है। देखिए, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम जो थे वो एक महान मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने 1956 ईस्वी में अपने सहयोगियों के साथ इस टैक्सोनॉमी को, इस वर्गीकरण को विकसित किया था। इसे 2001 में लॉरेन एंडरसन और डेविड क्रैथवोल द्वारा अद्यतन किया गया था। फिर बाद में इसमें कुछ थोड़े बहुत बदलाव लाए गए थे और वो बदलाव 2001 में लाए गए थे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देखिए ज्ञान के 6 स्तर बताए गए हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला जो स्तर है वो है याद रखना, यानी रिमेम्बरिंग, जिसमें तथ्य और परिभाषाएं याद रखी जाती हैं। इसके उपकरण देखिए क्या क्या होते हैं: परिभाषा, तथ्य, तिथियां, सूचियां। इन सारी चीजों को छात्रों को याद करवाया जाता है और शिक्षक खुद याद रखते हैं, तब जाके इसको अपने स्टूडेंट को बताते हैं। दूसरा देखिए है समझना, अंडरस्टैंडिंग। इसमें जो भी सूचना मिलती है उसका अर्थ निकाला जाता है और अर्थ को निकालने के उपकरण क्या होते हैं? व्याख्या की जाती है, तुलना की जाती है और विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। उसी प्रकार देखिए अगला जो है वो है लागू करना, यानी अप्लाइंग। इसमें सीखी हुई जानकारी को नई परिस्थितियों में लागू किया जाता है। इसके लागू करने के जो उपकरण है उसमें देखिए क्या होता है: किसी समस्या का समाधान करना, उसका व्यवहारिक रूप में उपयोग करना। जब किसी छात्र को कोई चीज सिखा दी जाती है, बता दी जाती है, तो वो उसका व्यवहारिक उपयोग करता है, अपने से करता है। जैसे मान लीजिए किसी टीचर के द्वारा किसी स्टूडेंट को कोई सवाल कराया गया मैथ का, तो उस सवाल को करने के बाद उस फार्मूले का उपयोग करके स्टूडेंट अपने से बहुत सारे सवाल हल करता है, तो ये हो जाता है उसका व्यवहारिक उपयोग, अप्लाई। इसके बाद देखिए अगली चीज होती है विश्लेषण, एनालाइजिंग। इसमें क्या होता है? जटिल जानकारी को घटकों में विभाजित किया जाता है और इसके लिए कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं? तुलना, भेद, कारण और प्रभाव। इन सारी चीजों के माध्यम से किसी भी सूचना को विभिन्न तरीके से विश्लेषित करके और फिर उसका अलग अलग घटकों में विभाजित करके जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। अगला देखिए क्या है? मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन।
सूचना की आलोचना करना और निर्णय लेना इसमें शामिल होता है। इसके लिए देखो उपकरण क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, तर्क संगत निर्णय, आलोचना, साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष, इसके माध्यम से जो है मूल्यांकन किया जाता है। और लास्ट में होता है सृजन यानी क्रिएशन। इसमें देखिए क्या होता है, नई चीजें बनाना और मौजूदा जानकारी को पुनर्गठित करना, यानी जो भी कुछ सीखा आपने, जाना आपने, उसका विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया, अब उसके आधार पर नई चीजों को रचना करेंगे, नई जानकारी को उत्पन्न करेंगे, और यदि कोई पुरानी जानकारी है तो उसमें संशोधन करेंगे। ठीक है। और इसके लिए उपकरण क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, नवीनता, रचनात्मकता और नवाचार के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। इसके बाद देखिए जो अगली टेक्सोनॉमी है वो सोलो टेक्सोनॉमी है। यह भी एक महत्वपूर्ण टेक्सोनॉमी है जिसको स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स के नाम से जाना जाता है, और इसी को शॉर्टकट में सोलो टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इसको देखिए जॉन बिग्स और केविन कॉलिश नामक विद्वानों के द्वारा विकसित किया गया था। इसमें देखिए 5 स्तरों में ज्ञान और समझ के विकास को दर्शाया गया है, जिसमें देखिए पहला जो स्तर है वो है प्री स्ट्रक्चरल, जिसमें जानकारी का कोई संबंध या समझ नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए गांधी जी कौन थे का उत्तर मुझे नहीं पता। देखिए इस प्रकार से यदि किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि गांधी जी कौन थे तो उत्तर आएगा मुझे नहीं पता। इसमें मतलब है कि जानकारी का कोई भी संबंध एक दूसरे से नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं है। दूसरा स्तर देखिए यूनिस्ट्रक्चरल। इसमें क्या होता है, एक तथ्य या विचार को समझना है लेकिन गहराई में नहीं जाना है। किसी भी तथ्य को बताया जाए और ऊपर ऊपर उसको समझ लिया जाए, उसकी गहराई में नहीं जाना है। उदाहरण के लिए देखिए कि गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, बस इतना ही बता दिया जाए और स्टूडेंट इसको सुन ले, बस यहीं तक रह जाए, उसके गहराई में जाने का प्रयास न करे। अगला देखिए स्टेज क्या है, मल्टी स्ट्रक्चरल। इसमें देखिए कई तथ्यों को समझना लेकिन उनके बीच संबंध नहीं बनाना। इसमें क्या होता है कि कई तथ्यों को समझा जाता है लेकिन उनके बीच में रिलेशन स्थापित नहीं किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए गांधी जी ने सत्याग्रह, असहयोग और दांडी यात्रा का नेतृत्व किया। अब किसी स्टूडेंट को बता दिया जाए टीचर के द्वारा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, दांडी यात्रा की और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो ये सारे आंदोलन उन्होंने चलाए, लेकिन इनका आपस में क्या रिलेशन था, ये एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े थे, ये सारी चीजें न बताई जाएं, न समझाई जाएं, तो वो इसके अंतर्गत आती है। चौथा स्टेज है देखिए रिलेशनल। इसमें देखिए तथ्यों के बीच संबंधों को समझना और उनका विश्लेषण करना शामिल होता है। उदाहरण के लिए देखिए सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में समानता थी क्योंकि दोनों में अहिंसा का पालन किया गया। अब देखिए क्या है कि विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के बीच में, फैक्ट के बीच में क्या किया जा रहा है, रिलेशन स्थापित किया जा रहा है, और इससे क्या होगा, किसी भी स्टूडेंट की जो जानकारी होगी, समझ होगी, वो गहरी होगी। पांचवा स्टेज देखिए क्या है इसका, विस्तारित करना, विस्तारित अमूर्त, एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। इसमें देखिए गहरी समझ के साथ मौजूदा जानकारी का पुनर्गठन और नए सिद्धांत को बनाया जाता है। इसका उदाहरण देखिए गांधी जी के सिद्धांतों को आधुनिक सामाजिक आंदोलनों में कैसे लागू किया जा सकता है, यह बात दिखाई जाती है, समझाई जाती है, बताइए कि गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर किस प्रकार से अंग्रेजों का सामना किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, और उसको आज के युग में किस प्रकार से उपयोग करके हम सब विभिन्न प्रकार की सरकारी ऐसी योजनाओं, परियोजनाओं जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसका विरोध कर सकते हैं। तो ये चीज हो जाएगी पांचवें स्टेज में, जिसको विस्तारित अमूर्त के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आते हैं ज्ञान का भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण भी बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञान को जानने के लिए, और भारतीय जो विद्वान थे, भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने भी ज्ञान की अलग अलग परिभाषा बताई है और ज्ञान को अलग अलग रूपों में उन्होंने डिफाइन किया है। देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान को अध्यात्म, तर्क, अनुभव और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त किया जाता है। भारतीय विद्वानों का कहना है कि ज्ञान अध्यात्म से प्राप्त होता है, तर्क से प्राप्त होता है, अनुभव से प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। यह वेद,
उपनिषद, दर्शन और योग पर आधारित है। इसमें प्रमाण और ज्ञान के प्रकार को महत्वपूर्ण माना गया है। जिसमें देखिए प्रमाण क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज। भारतीय दर्शन में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 6 प्रकार के प्रमाण माने गए हैं। जिसमें देखिए पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष अनुभव या इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाए, यानी हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से और हमारे द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करके, जिसके लिए हमको किसी दूसरे का सहारा न लेना पड़े, तो उस प्रकार का ज्ञान। उदाहरण देखिए, आग को देखकर समझना कि वह गर्म है, यानी किसी के कहने पर यह न मानना कि आग गर्म होती है, आग गर्माहट है, बल्कि खुद से जाके उसको महसूस करके देखकर अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तब जाके कहना कि ये आग गर्म होती है। दूसरी चीज है अनुमान। अनुमान के आधार पर देखिए तर्क और निष्कर्ष के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होना। इसमें देखिए धुआं देखकर आग के होने का अनुमान लगाना। यदि कोई व्यक्ति धुआं देख रहा है तो वो अनुमान लगाएगा कि वहां पे आग लगी होगी। ये ज्ञान की प्राप्ति का दूसरा तरीका। उसके बाद देखिए तीसरा जो साधन है वो है उपमान। इसमें देखिए क्या होता है, तुलना या समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। उदाहरण के लिए देखिए शेर को देखकर बाघ की कल्पना करना, यानी किसी चीज की तुलना कराकर और उसी से मिलती जुलती दूसरी चीज के बारे में जानकारी प्रदान की जाना चाहिए। यानी शेर को दिखाकर, शेर के बारे में दिखाकर, बताकर उसकी क्रियाविधि बताना कि इसी प्रकार से बाघ भी क्रिया करता है, वह भी इसी की तरह खतरनाक होता है। उसके बाद देखिए अगला है शब्द। प्रमाणिक ग्रंथों या विश्वसनीय व्यक्तियों के शब्दों से ज्ञान प्राप्त कराना। कुछ प्रमाणिक ग्रंथ हैं, प्रमाणिक पुस्तकें हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं उनके द्वारा कुछ कथन कहे गए हैं, उसके माध्यम से किसी ज्ञान को प्राप्त कराना इसके अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, वेदों में जो बातें बताई गई हैं, उपनिषदों में बताई गई हैं, और किसी शिक्षक के द्वारा कोई महत्वपूर्ण बात बताई गई है, कोई सिद्धांत बताया गया है, तो उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त कराना इसके अंतर्गत आता है। पांचवा देखिए है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति में देखिए क्या होता है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य से निष्कर्ष निकालना, यानी कोई परिस्थिति सामने दिख रही है और उस परिस्थिति को देखकर फिर उससे निष्कर्ष निकालकर ज्ञान प्राप्त करना। इसके लिए जो उदाहरण देखिए क्या है कि यदि कोई व्यक्ति दिन में उपवास करता है लेकिन मोटा है तो वह रात में खाना खाता होगा। यानी किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया और कहा कि वह दिन में उपवास रखता है लेकिन फिर भी मोटा है, तो अनुमान क्या लगाया जाएगा कि वह दिन में तो नहीं खाता है लेकिन रात में खाता होगा। तो इससे क्या हो गया कि अर्थापत्ति रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ। अब छठवां जो है सबसे अंतिम है वो है अभाव, यानी अनुपस्थिति से ज्ञान। इसमें किसी चीज को ना देखकर फिर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, पता लगाना। जैसे देखिए उदाहरण, कमरे में किताब ना देखकर समझना कि वह गायब है। यदि कोई चीज कहीं रखी हुई है और आप उसको उस समय नहीं देख रहे हो तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि यह चीज यहां से गायब हो गई है, चोरी हो गई। तो इस प्रकार से 6 तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब देखिए भारतीय दृष्टिकोण में ज्ञान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण में देखिए ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक परोक्ष ज्ञान और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान क्या होता है, जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव के बिना दूसरे के शब्दों या ग्रंथों से सीखा जाता है। यानी यह ऐसा ज्ञान होता है जिसमें हम अपने द्वारा किसी चीज को देखकर अनुभव करके नहीं सीखते, बल्कि किसी दूसरे के द्वारा बताई गई बातों को, पुस्तकों को पढ़कर और किसी न्यूज में सुनकर, किसी मीडिया में द्वारा, किसी अखबार में पढ़कर इसके बारे में जब जानते हैं तो यह परोक्ष ज्ञान होता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, जिसमें हम प्रत्यक्ष अनुभव और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यानी हम खुद जाकर अपनी आंखों से देखकर, अपने ज्ञानेंद्रियों से महसूस करके जो चीज प्राप्त करते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ठीक है। अब देखिए शिक्षा के विभिन्न संदर्भों में ज्ञान का क्या संबंध होता है। शिक्षा के जो जितने भी संदर्भ हैं उनमें ज्ञान किस प्रकार से रिलेटेड है। तो देखिए ज्ञान को विभिन्न प्रकार की शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए देखिए मुख्यतः औपचारिक, जिसको फॉर्मल कहा जाता है, अनौपचारिक जिसको नॉन फॉर्मल कहा जाता है, और अनौपचारिक जिसको इनफॉर्मल कहा जाता है, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। प्रत्येक प्रकार के ज्ञान का सीखने के तरीके में भिन्न दृष्टिकोण होता है।
इन तीनों संदर्भों में ज्ञान के संबंध को गहराई से समझ सकते हैं। देखिए, ये नॉन फॉर्मल जो है इसको निरौपचारिक कहा जाता है, ठीक है, निरौपचारिक। अब एक एक करके इनको हम ज्ञान से रिलेट करके देख लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है और औपचारिक शिक्षा किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति में महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें संगठित, संरचित और पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाती है। इसे विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में व्यवस्थित रूप से सिखाया जाता है। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि क्लास में शिक्षक के द्वारा पहले से निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, वो क्या होता है? औपचारिक शिक्षा होती है। इसका देखिए पाठ्यक्रम पहले से निर्धारित होता है। इसमें शिक्षक डिसाइड होते हैं कि कौन शिक्षक कौन से विषय को पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा। इसको स्कूल, कॉलेज, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों में ये सब शिक्षा प्रदान की जाती है। इसकी देखिए क्या विशेषता होती है। इसका पाठ्यक्रम संगठित होता है, पहले से पूरी तरह से निर्धारित करके पाठ्यक्रम बनाया गया रहता है। इसकी शिक्षण सामग्री संगठित होती है। इसमें आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है, यानी परीक्षा होगी, मूल्यांकन होगा और उसके बाद आपको डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके लिए देखिए विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं, हर सब्जेक्ट के क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं जिनके द्वारा इस विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका समय नियमित होता है, निश्चित समय और अवधि के दौरान ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग घंटी निर्धारित किया गया रहता है और उस घंटी पीरियड के अनुसार टीचर आपको जो भी पढ़ाना होता है वो पढ़ाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत नियमित समय में होता है। अब देखिए इसका ज्ञान से संबंध कैसे है। इसमें देखिए तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की तिथियां, घटनाएं, परिभाषाएं और सूत्र आदि स्टूडेंट को बताए जाते हैं। दूसरा चीज है सैद्धांतिक ज्ञान, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को बताया जाता है, अवधारणाओं को बताया जाता है और नियमों को छात्र छात्राओं को बताया जाता है। फिर इसके देखिए प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक अनुप्रयोग कराकर। जैसे देखिए जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें क्या होता है छात्रों को थ्योरी पढ़ाई जाती है क्लास में, फिर उनको लेबोरेटरी में ले जाकर व्यवहारिक रूप से उस चीज को कराकर सिखाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक ज्ञान भी प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा के द्वारा जटिल समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है और उसका नवीन तरीके से समाधान निकाला जाता है, जिससे छात्रों को सृजनात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके देखिए औपचारिक शिक्षा के उदाहरण क्या होते हैं। विद्यालय होते हैं और जिसमें गणित और सूत्र प्रमेय सीखा जाता है। विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग कराया जाता है। इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणाम जैसे महत्वपूर्ण बातों को बताया जाता है। उसी प्रकार से देखिए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में क्या किया जाता है। इंजीनियरिंग में मशीनों के डिजाइन और विश्लेषण की बातें बताई जाती हैं। चिकित्सा में मानव शरीर रचना और रोगों का अध्ययन कराया जाता है। प्रबंधन में विपणन रणनीतियां और वित्तीय विश्लेषण करना सिखाया जाता है। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार कानून में संवैधानिक प्रावधानों और विधिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ज्ञान के स्तर कितने होते हैं। लेवल ऑफ नॉलेज, इसमें देखिए याद रखना पहले लेवल का प्रयोग किया जाता है, दूसरे लेवल का प्रयोग किया जाता है, समझना, तीसरा लागू करना उपयोग किया जाता है, चौथा विश्लेषण करना उपयोग किया जाता है, पांचवा मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है और छठवां सृजन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इससे सारांश क्या निकल कर आ रहा है कि औपचारिक शिक्षा में ज्ञान को व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से सिखाया जाता है, जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में किया जाता है। यह शिक्षा विशिष्ट उद्देश्यों और संगठित मूल्यांकन के साथ दी जाती है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो औपचारिक शिक्षा में हर चीज व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से प्रदान किया जाता है और यही इसका मूल उद्देश्य भी होता है। अब देखिए अगली है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए ये ऐसी शिक्षा होती है जो अनियोजित होती है, स्वाभाविक होती है और जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसमें न तो कोई पाठ्यक्रम होता है, न तो कोई शिक्षक होता है और न ही कोई प्रमाण पत्र होता है। यह शिक्षा देखिए परिवार, समाज
और सांस्कृतिक परिवेश में प्राप्त होती है। यानी हम चलते फिरते उठते बैठते बातें करते घर में किसी के द्वारा, समाज में किसी के द्वारा, किसी न्यूज के द्वारा, किसी मीडिया के द्वारा कहीं से भी कुछ सीखते हैं तो वो सारी शिक्षा इसी के अंतर्गत आती है और यह अनौपचारिक शिक्षा कही जाती है। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं कि यह अनियोजित यानी अनस्ट्रक्चर्ड, इसमें पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, न तो कोई टाइम टेबल होता है। यह देखिए स्वाभाविक होती है, ये अपने आप हमारे अनुभवों के द्वारा, हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाएगा उसी से सीखा जाता है। इसमें देखिए अधिगम का जो रूप होता है वो सतत होता है, यानी यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। इसमें किसी स्कूल विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा कुछ निश्चित समय तक ही विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, उसके बाद फिर वो विद्यालय नहीं जाता है। तो वो जब नहीं जाता है तो समाज में जब तक जीवित रहता है तो बहुत सारी बातों को सीखता रहता है, इसलिए एक तरह से कंटिन्यूअस चलती रहती है। इसका देखिए उदाहरण क्या है, इसमें देखिए पारिवारिक शिक्षण होता है, जैसे माता पिता से भाषा, नैतिक मूल्य और व्यवहार सीखा जाता है। सामाजिक शिक्षण में देखिए दोस्तों से सामाजिक कौशल और शिष्टाचार सीखा जाता है। मीडिया और प्रौद्योगिकी में देखिए इंटरनेट, टेलीविजन और सोशल मीडिया से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसका देखिए कंक्लूजन, सारांश क्या निकल के आया कि अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक, अनुभव आधारित और जीवन भर चलने वाली होती है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, अब देखिए जो अगली है वो निरौपचारिक शिक्षा, जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना, यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो देखिए निरौपचारिक शिक्षा न तो पूर्ण रूप से अनियंत्रित होती है और न कि अनौपचारिक शिक्षा ही होती है, यानी यह पूरी तरह से न तो औपचारिक होती है और न ही पूरी रूप से अनौपचारिक होती है, यानी यह दोनों का सम्मिश्रण होता है। इसमें थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है और थोड़ा बहुत लचीलापन होता है। इसमें सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है, इसकी समय सारणी निश्चित नहीं होती है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। देखिए निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण भी होता है, अर्थात शिक्षार्थी जहां कई क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रित रहता है वहीं साथ ही साथ कई अन्य क्षेत्रों में अनियंत्रित भी रहता है। यानी इसमें देखिए नियंत्रण भी होता है और लचीलापन भी होता है। इसमें देखिए संक्षेप में क्या कहा जा रहा है कि निरौपचारिक शिक्षा एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के कुछ पक्षों को मिलाकर बनाई गई, यानी कुछ औपचारिक शिक्षा के रूप प्रकारों को मिलाया गया इसमें और कुछ अनौपचारिक का, और दोनों को शामिल करके इसको विकसित किया गया है। इसको देखिए इस तरीके से भी बताया जा सकता है, व्यक्त किया जाता है। देखिए निरौपचारिक शिक्षा बराबर औपचारिक शिक्षा प्लस अनौपचारिक शिक्षा, यानी दोनों को जोड़कर यह बनती है। इसे देखिए प्रदान कहाँ किया जाता है, ये औपचारिक संस्थानों के बाहर, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी, खुले विश्वविद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम, डिस्टेंस एजुकेशन, कोचिंग सेंटर, विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, सामुदायिक शिक्षण केंद्र, शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक दूरदर्शन आदि के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें देखिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं में सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रौढ़ शिक्षा, जन शिक्षा और सतत शिक्षा की व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है और ये सरकार इसी के माध्यम से लोगों को प्रदान करती है। यह वह साधन है जो इन युवकों और प्रौढ़ों के लिए वरदान सिद्ध हुए हैं जो शिक्षा के वास्तविक रूप से निर्धारित की गई आयु में अपनी शिक्षा को पूरा न। देखिए यह शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत से ऐसे लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय नहीं जा पाते हैं। एक उम्र होने के बाद उनके पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से या फिर घर में कुछ और कारणों से उनको विद्यालय नहीं जाने दिया जाता है, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इस माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो बहुत रिमोट एरिया में होते हैं, वहाँ स्कूल, कॉलेज, विद्यालय स्थापित नहीं होते हैं, फिर भी रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए अतः वे व्यक्ति जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर पाए हों और साक्षर होना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था इसी के तहत होती है। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लचीलापन होता है, यानी इसमें समय, स्थान, आयु और शिक्षण विधि में लचीलापन, यानी कोई निश्चित समय नहीं, कोई निश्चित स्थान नहीं, न कोई आयु जरूरी है, शिक्षण विधि भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसमें देखिए पाठ्यक्रम निश्चित होता है और परीक्षा भी कराई जाती है और वह एक प्रकार से नियंत्रित तरीके से होता है।
यह देखिए व्यवहारिक होती है, यानी व्यवहारिक और उपयोगी ज्ञान पर इसमें जोर दिया जाता है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है, यानी इसको प्राप्त करने का कोई उद्देश्य होता है, भले ही कॉलेज में ना जाया जाए, भले ही किसी शिक्षण संस्थान में ना जाया जाए, लेकिन इसको प्राप्त करने का कोई उद्देश्य होता है। देखिए विशिष्ट कौशल या ज्ञान के लिए इसको प्राप्त करके लोग अपने जीवन में आगे बेहतर कार्य करते हैं। इसमें देखिए औपचारिक रूप से प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसमें देखिए आप लोग चाहे इग्नू से पढ़िए, राजर्षि टंडन से पढ़िए, या विभिन्न प्रकार के NIOS जैसे संस्थानों से पढ़िए, जिसमें आपको परीक्षा कराई जाएगी और आपको प्रमाण पत्र दिया जाए, और उस प्रमाण पत्र का वैल्यू पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हर जगह एक ही समान होता है। इसका देखिए ज्ञान से संबंध कैसे होता है। इसमें देखिए कौशल आधारित ज्ञान प्रदान किया जाता है। विशेष प्रकार के कौशल जैसे सिलाई, कंप्यूटर कौशल, ड्राइविंग आदि जो सिखाई जाती है, सब निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती है। इसमें आजीविका संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिसमें रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह जो स्टूडेंट करते हैं, वो बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें निरौपचारिक माध्यम से वो करते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान भी प्रदान होता है। सामाजिक शिष्टाचार और सांस्कृतिक परंपराओं से छात्रों को बेहतर ज्ञान प्रदान होता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का ज्ञान मिलता है। स्वास्थ्य जागरूकता और स्वच्छता के सिद्धांत इससे विकसित होते हैं। इसके उदाहरण देखिए क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला देखिए कोचिंग सेंटर, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है कोचिंग सेंटरों के द्वारा, जैसे UPSC, SSC, IIT, JEE। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपने घर पर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से इस प्रकार की शिक्षा की तैयारी करते हैं। इसमें देखिए भाषा शिक्षण भी किया जाता है, जिस अंग्रेजी, फ्रेंच और दुनिया की और भी महत्वपूर्ण भाषाओं को स्टूडेंट पत्राचार माध्यम से सीखते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसमें देखिए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग और कोडिंग के बारे में सीखना, डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रबंधन के बारे में सीखना, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। सामुदायिक शिक्षा केंद्रों में देखिए महिलाओं के लिए सिलाई और बुनाई का जो प्रशिक्षण कराया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण जो कराए जाते हैं सरकार के द्वारा, देखिए जो कौशल मिशन चलाया गया था वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए ज्ञान के किन किन स्तरों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहले देखिए पहले दूसरे स्टेज का जिसको कहते हैं समझना, यानी नई तकनीकों और विधियों को समझना, इसमें उपयोग किया जाता है। लागू करना यानी अप्लाइंग को उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक कौशल को वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये चीजें की जाती हैं। और इसमें सृजन किया जाता है, नए डिजाइन, प्रोजेक्ट और व्यवसाय मॉडल को बनाया जाता है। अब देखिए निरौपचारिक शिक्षा के क्या लाभ हैं। निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका क्या लाभ निकल कर आता है। तो देखिए निरौपचारिक शिक्षा के जो पक्षधर हैं, सपोर्टर हैं, वो निरौपचारिक शिक्षा के लाभों का उल्लेख इस प्रकार से करते हैं। पहला देखिए क्या है कि निरौपचारिक शिक्षा बढ़ती हुई जनसंख्या की शिक्षा संबंधी बढ़ती हुई मांग को सरलता के साथ पूरा कर सकती है। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए विद्यालय बनाना संभव नहीं होता है, तो बहुत से ऐसे पाठ्यक्रम हैं, बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिनको ऑनलाइन माध्यम से डिस्टेंस मोड से कराकर लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है। निरौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के घुटनपूर्ण तथा बंधन युक्त वातावरण से विद्यार्थी को मुक्ति मिलती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल कॉलेज में जाकर नियमों के अनुसार बोरिंग लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते हैं, अच्छे शिक्षक से पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से डिस्टेंस मोड से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से देखिए निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा पर बढ़ते हुए राजकीय व्यय तथा प्रति छात्र व्यय को कम करने में सहायक होती है। देखिए औपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने में सरकार का बहुत ज्यादा खर्च होता है और जो पढ़ने वाले होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो निरौपचारिक माध्यम से पढ़ने पर उनको बहुत कम खर्च में बेहतर शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से डिस्टेंस मोड से मिल जाती है। निरौपचारिक शिक्षा का देखिए कोई निश्चित उद्देश्य होता है। कोई भी स्टूडेंट डिस्टेंस मोड से अगर कुछ पढ़ना चाहता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हाँ ये कोर्स मुझे कर लेना चाहिए, मैं भले ही कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ लेकिन मुझे इसका सर्टिफिकेट ले लेना। जैसे देखिए आप लोग DCA, ADCA, CCC वगैरह का कोर्स करते हैं, तो इसमें आपको देखिए किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं होती है। आप NILT से फॉर्म भरते हैं और फिर उसका आप एग्जाम देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसी प्रकार से देखिए निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के समान मापन के
अयोग्य नहीं है इसका मापन किया जाता है। यानी यह अनौपचारिक शिक्षा की तरह से ऐसी नहीं है कि इसको मापन नहीं, बल्कि यह औपचारिक शिक्षा की तरह इसमें मापन किया जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में देखिए परीक्षा की व्यवस्था के कारण शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए परीक्षा कराई जाती है, इसलिए स्टूडेंट भले ही क्लास में जाकर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन घर पर पुस्तकों के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं और फिर जाके परीक्षा देते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में देखिए एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इस कारण छात्र व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ रहता है। देखिए निरौपचारिक शिक्षा का भी एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और जिससे छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप देखिए अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित होता है, यानी इसमें जो शिक्षा का स्वरूप होता है वो व्यवस्थित होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, ऐसा नहीं कि अव्यवस्थित तरीके से होता है। उसके अलावा देखिए इस प्रकार की शिक्षा में आयु, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, योग्यता आदि का बंधन नहीं होता है। शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा रहती है, कहीं से भी किसी भी आयु के वर्ग कितना भी परसेंटेज हो कोई मतलब नहीं होता है। जो शिक्षा लेना चाहे वो आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इससे देखिए उन दुरूह, निर्गम तथा जटिल स्थानों में रहने वाले भी लोग भी सरलता से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जहां अनेक कारणों से औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया कि जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां पर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय स्थापित करना संभव नहीं है, या फिर वहां आना जाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि बहुत सारे अपने देश में पहाड़ी राज्य हैं जिन पे बहुत से ऐसे लोग रहते हैं पहाड़ों पे ऊपर, जो हमेशा ऊपर नीचे नहीं आना संभव है, तो वो लोग भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो लोग इसी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। देखिए सौरभ खरे नामक विद्वान के द्वारा कहा गया है कि वर्तमान युग में इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब आदि के सहयोग से औपचारिकेतर शिक्षा की उपयोगिता तथा महत्ता बढ़ गई है और यह सरल, सुगम और सुरुचिपूर्ण हो गई है। देखिए आप लोग खुद ही देखते होंगे, आप लोग खुद ही प्रयोग करते होंगे। मैं देखिए इस प्रकार की जो शिक्षा आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं वो भी इसी प्रकार की शिक्षा के अंतर्गत आती है, यानी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो यह बहुत ही इस समय उपयोगी हो गई है और छात्रों के लिए बहुत ही आसान, सस्ती और बहुत लचीली है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि निरौपचारिक शिक्षा लचीली, उद्देश्यपूर्ण और कौशल आधारित होती है। यह शिक्षा आजीविका, सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत विकास में बहुत ही सहायक होती है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने इस प्रकार से ज्ञान का विभिन्न प्रकार के शिक्षा के जो अभिकरण हैं उनके द्वारा कैसे प्रदान होता है, प्राप्त कैसे किया जाता है, ये सारी चीजों को भी हम लोगों ने देख लिया। तो देखिए आज की क्लास में बस यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 2 का अध्ययन करेंगे और जैसा कि मैंने सिलेबस में आप लोग को बताया था कि यूनिट 2 जो है आप लोग का क्यूरिकुलम से रिलेटेड है, यानी क्यूरिकुलम क्या होता है इसको देखना है हम लोग को, और क्यूरिकुलम कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, ये भी हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का ये पेपर जो मैंने पढ़ाना शुरू किया है उसको आप लोगों के परीक्षा के पहले पूर्ण करा दूं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।